0 to 1, 0 to 1, पीटर थील और ब्लैक मास्टर्स द्वारा लिखी गई एक क्रांतिकारी किताब है जो नवाचार, इनोवेशन, स्टार्टअप और भविष्य के व्यवसायों को बनाने की कला पर केंद्रित है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हमें 0 से 1 की यात्रा करनी चाहिए, यानी कुछ ऐसा नया बनाना जो पहले कभी न हुआ हो, बजाय इसके कि मौजूदा चीजों को कॉपी करें। 1 से N, 0 to 1, नवाचार और स्टार्टअप की कला। 20 मिनट के वीडियो के लिए सारांश। परिचय। 0 से 8 की क्रांतिकारी सोच। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे सफल कंपनियां लाइक गूगल, एप्पल या पेपैल कैसे बनी? ये कंपनियां इसलिए सफल हुईं क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो पहले कभी नहीं था। 0 to 1 किताब में पीटर थील, जो पेपैल के सह संस्थापक और एक मशहूर निवेशक हैं, हमें बताते हैं कि असली सफलता 0 से 1 की यात्रा से आती है। इसका मतलब है कुछ बिल्कुल नया बनाना, न कि मौजूदा चीजों को कॉपी करना। 1 से N। यह किताब नवाचार की कला और स्टार्टअप की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देती है। 0 to 1, 0 to 1 किताब का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर, भविष्य की चुनौती, हमें नवाचार, इनोवेशन और भविष्य को बनाने की कला से परिचित कराता है। इस अध्याय में पीटर थील का मुख्य विचार है भविष्य को बनाने का साहस। यह विचार हमें सिखाता है कि हमें भविष्य को सिर्फ अनुमान लगाने के बजाय उसे अपने हाथों से बनाना चाहिए। पहला अध्याय, भविष्य की चुनौती। मुख्य विचार 8, भविष्य को बनाने का साहस। भविष्य का सवाल, आप किस सच को जानते हैं? पहला अध्याय एक गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ शुरू होता है जो पीटर थील हर इंटरव्यू में पूछते हैं। आपके पास ऐसा कौन सा सच है जिसे बहुत कम लोग मानते हैं? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी सोच कितनी अनोखी है और हम क्या ऐसा कर सकते हैं जो दुनिया को बदल दे। थील कहते हैं कि असली नवाचार, इनोवेशन तब होता है जब आप कुछ ऐसा देखते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते। उदाहरण के लिए, जब थील ने पेपैल शुरू किया तो उन्होंने एक सच देखा जो उस समय बहुत कम लोग मानते थे। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को तेज, आसान और सुरक्षित बनाया जा सकता है। उस समय लोग चेक और मनी ऑर्डर जैसे पुराने तरीकों पर निर्भर थे, लेकिन थील ने भविष्य को देखा और उसे बनाया। 0 से 8 की सोच, नया बनाएं, कॉपी न करें। थील इस अध्याय में 0 से 1 की अवधारणा को पेश करते हैं। इसका मतलब है कुछ बिल्कुल नया बनाना, कुछ ऐसा जो पहले कभी न हुआ हो। वह इसे 1 से N से अलग बताते हैं, जो मौजूदा चीजों को कॉपी करना या उनमें छोटे बदलाव करना है। उदाहरण के लिए, अगर कोई एक रेस्तरां खोलता है जो पहले से मौजूद रेस्तरां जैसा ही है, तो यह 1 से N है, क्योंकि वह सिर्फ कॉपी कर रहा है। लेकिन अगर कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाता है जो लोगों को ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने दे, जैसे जोमैटो, तो यह 0 से 1 है, क्योंकि यह कुछ नया है। थील कहते हैं कि 0 से 1 की सोच ही दुनिया को बदलती है, क्योंकि यह नई संभावनाओं को जन्म देती है। भविष्य को अनुमान नहीं, बनाना होगा। थील का कहना है कि ज्यादातर लोग भविष्य को अनुमान, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली सफलता उसे बनाने, क्रिएट से मिलती है। वह बताते हैं कि 1990 के अंत में जब इंटरनेट बूम शुरू हुआ तो बहुत सारी .com कंपनियां बनी, लेकिन ज्यादातर कंपनियां फेल हो गईं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मौजूदा चीजों को कॉपी किया। वहीं थील और उनकी टीम ने पेपैल बनाकर कुछ नया किया, एक ऐसा सिस्टम जो ऑनलाइन पेमेंट को आसान बनाता था। थील कहते हैं कि हमें भविष्य के बारे में आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और यह विश्वास करना चाहिए कि हम उसे अपने हाथों से बना सकते हैं। वह सवाल करते हैं, क्या आप सिर्फ भविष्य का इंतजार करेंगे या उसे बनाएंगे? आशावाद और साहस की शक्ति। थील इस अध्याय में 4 तरह के भविष्य के नजरिए की बात करते हैं। निश्चित आशावाद, डेफिनेट ऑप्टिमिज्म। आप मानते हैं कि भविष्य बेहतर होगा और आप उसे बनाने के लिए काम करते हैं, जैसे 1950 से 60 के अमेरिका में जब लोग चांद पर जाने की योजना बना रहे थे। निश्चित निराशावाद, डेफिनेट पेसिमिज्म। आप मानते हैं कि भविष्य खराब होगा और आप उसके लिए तैयारी करते हैं, जैसे चीन में लोग भविष्य की समस्याओं के लिए अभी से तैयारी करते हैं। अनिश्चित आशावाद, इंडेफिनेट ऑप्टिमिज्म। आप मानते हैं कि भविष्य बेहतर होगा, लेकिन आपको पता नहीं कि कैसे, जैसे आज के ज्यादातर लोग। अनिश्चित निराशावाद, इंडेफिनेट पेसिमिज्म। आप मानते हैं कि भविष्य खराब होगा, लेकिन आपको पता नहीं कि क्या होगा, जैसे यूरोप में कई लोग। थील कहते हैं कि हमें निश्चित आशावाद अपनाना चाहिए।
हमें यह विश्वास करना चाहिए कि भविष्य बेहतर हो सकता है और हमें उसे बनाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। वह कहते हैं कि इसके लिए साहस चाहिए, क्योंकि कुछ नया करना जोखिम भरा होता है, लेकिन यही असली नवाचार है। थील का अनुभव। पेपैल की कहानी। थील अपनी कहानी शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने पेपैल बनाया। 1990 के अंत में ऑनलाइन पेमेंट एक बड़ी समस्या थी। लोग चेक भेजते थे जो धीमा और असुरक्षित था। थील ने देखा कि यह एक ऐसी समस्या है जिसे हल किया जा सकता है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो लोगों को ईमेल के जरिए पैसे भेजने देता था। यह उस समय क्रांतिकारी था। पेपैल ने ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया को बदल दिया और बाद में इसे ईबे ने 1.5 बिलियन में खरीद लिया। थील कहते हैं कि यह 0 से 1 की सोच थी, कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी न हुआ हो। वह हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी ऐसी समस्याओं को ढूंढें और उनके लिए अनोखे समाधान लाएं। अध्याय का सबक। यह अध्याय हमें सिखाता है कि असली सफलता तब मिलती है जब हम कुछ नया बनाते हैं। हमें साहस करना होगा, कुछ अनोखा सोचना होगा और भविष्य को अपने हाथों से बनाना होगा। थील कहते हैं कि हमें अपने चारों ओर देखना चाहिए, ऐसी समस्याएं ढूंढनी चाहिए जो अभी तक हल नहीं हुई और उनके लिए क्रांतिकारी समाधान लाना चाहिए। यह 0 से 1 की सोच है जो हमें दुनिया को बदलने की ताकत देती है। उत्सुकता जगाने वाला सवाल। अब जब हमने भविष्य को बनाने का साहस सीख लिया है, तो क्या होगा अगर हम एक ऐसी कंपनी बनाएं जो किसी भी प्रतिस्पर्धा से बच सके? अगले अध्याय में थील हमें बताएंगे कि कैसे एक एकाधिकार मोनोपोली बनाना स्टार्टअप की सफलता की कुंजी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह रहस्य क्या है? 0 to 1। 0 to 1 किताब का दूसरा मुख्य विचार, जो द लास्ट मूवर एडवांटेज आखिरी कदम का फायदा अध्याय से लिया गया है, एकाधिकार मोनोपोली बनाएं, प्रतिस्पर्धा से बचें पर केंद्रित है। इस विचार में पीटर थील हमें सिखाते हैं कि सफल स्टार्टअप्स वही होते हैं जो प्रतिस्पर्धा से बचते हैं और एक अनोखा एकाधिकार बनाते हैं। मुख्य विचार 2, एकाधिकार मोनोपोली बनाएं, प्रतिस्पर्धा से बचें। प्रतिस्पर्धा सफलता का दुश्मन। पीटर थील इस विचार की शुरुआत एक चौंकाने वाले दावे के साथ करते हैं। प्रतिस्पर्धा अच्छी नहीं है, यह आपके मुनाफे को खत्म कर देती है। वह कहते हैं कि ज्यादातर लोग प्रतिस्पर्धा को अच्छा मानते हैं, लेकिन असल में यह आपके व्यवसाय को कमजोर करती है। जब आप प्रतिस्पर्धा में फंसते हैं तो आपको कीमतें कम करनी पड़ती हैं, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आपका मुनाफा कम हो जाता है। उदाहरण के लिए थील एयरलाइन इंडस्ट्री की बात करते हैं। 1990 के दशक में एयरलाइंस एक दूसरे से इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा कर रही थीं कि उनकी कीमतें बहुत कम हो गईं और ज्यादातर कंपनियां घाटे में चली गईं। वहीं गूगल ने सर्च इंजन की दुनिया में एक एकाधिकार बनाया। उसका प्रोडक्ट इतना बेहतर था कि कोई और उसका मुकाबला नहीं कर सका। नतीजा, गूगल हर साल अरबों डॉलर का मुनाफा कमाता है। थील कहते हैं कि हमें प्रतिस्पर्धा से बचना चाहिए और एक ऐसा व्यवसाय बनाना चाहिए जो अनोखा हो। एकाधिकार की ताकत, अनोखा बने। थील बताते हैं कि एक एकाधिकार मोनोपोली बनाना ही सफलता की कुंजी है। लेकिन यहाँ एकाधिकार का मतलब गलत नहीं है। इसका मतलब है कि आप कुछ की ऐसा बनाएं जो इतना अनोखा और बेहतर हो कि कोई और उसका मुकाबला न कर सके। उदाहरण के लिए, जब गूगल ने सर्च इंजन बनाया तो उसने कुछ ऐसा किया जो पहले से मौजूद सर्च इंजनों जैसे याहू से 10 गुना बेहतर था। गूगल के सर्च रिजल्ट्स इतने सटीक और तेज थे कि लोग सिर्फ गूगल का ही इस्तेमाल करने लगे। आज गूगल सर्च इंजन मार्केट का 90% से ज्यादा हिस्सा कंट्रोल करता है। यह एक एकाधिकार है। थील कहते हैं कि एक एकाधिकार आपको ज्यादा किमी मुनाफा, ज्यादा कंट्रोल और लंबे समय तक टिकने की ताकत देता है। छोटे से शुरू करें, बड़ा बने। थील सलाह देते हैं कि एक एकाधिकार बनाने के लिए हमें छोटे से शुरू करना चाहिए। वह कहते हैं, पहले एक छोटे मार्केट में मास्टर बने, फिर धीरे धीरे बड़ा करें। उदाहरण के लिए, जब पेपैल शुरू हुआ तो उसने पूरे ऑनलाइन पेमेंट मार्केट को टारगेट नहीं किया। उसने पहले ईबे के पावर सेलर्स, जो लोग ईबे पर बहुत सारी चीजें बेचते थे, को टारगेट किया। यह एक छोटा मार्केट था, लेकिन पेपैल ने उसमें मास्टर बनकर अपनी जगह बनाई। एक बार जब पेपैल ईबे पर लोकप्रिय हो गया तो उसने धीरे धीरे पूरे ऑनलाइन पेमेंट मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। थील कहते हैं कि हमें एक छोटे से मार्केट में पहले नंबर पर आना चाहिए, फिर वहां से बढ़ना चाहिए। एकाधिकार की 4 विशेषताएं। थील बताते हैं कि एक एकाधिकार बनाने के लिए 4 चीजें जरूरी हैं।
अनोखी टेक्नोलॉजी, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। आपका प्रोडक्ट इतना बेहतर होना चाहिए कि कोई और उसे आसानी से कॉपी न कर सके। जैसे गूगल की सर्च टेक्नोलॉजी। नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट, आपका प्रोडक्ट जितने ज्यादा लोग इस्तेमाल करें उतना ही बेहतर हो। जैसे फेसबुक, जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं उतना ही यह लोगों के लिए जरूरी बन जाता है। स्केल की बचत, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे जैसे आपकी कंपनी बढ़ती है आपकी लागत कम होनी चाहिए। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनियां, एक बार सॉफ्टवेयर बन जाए तो उसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की लागत बहुत कम होती है। ब्रांडिंग। ब्रांडिंग, आपका ब्रांड इतना मजबूत होना चाहिए कि लोग सिर्फ आपके प्रोडक्ट को ही चुने। जैसे एप्पल, लोग उसका ब्रांड देखकर ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। थिल कहते हैं कि अगर आप इन 4 चीजों पर काम करते हैं तो आप एक ऐसा व्यवसाय बना सकते हैं जो एक एकाधिकार बन जाए। प्रतिस्पर्धा से बचने का रहस्य। थिल कहते हैं कि एक एकाधिकार बनाने का सबसे बड़ा रहस्य है कुछ ऐसा बनाएं जो कोई और न कर रहा हो। वह बताते हैं कि ज्यादातर लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ अनोखा करते हैं तो आप प्रतिस्पर्धा से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारें बनाना शुरू किया तो उसने पारंपरिक कार कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। उसने एक नया मार्केट बनाया, हाई एंड इलेक्ट्रिक कारों का मार्केट, और उसमें मास्टर बन गया। थिल हमें प्रेरित करते हैं कि हमें भीड़ से अलग सोचना चाहिए और कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो अनोखा हो। सबक, अनोखा बने, मुनाफा कमाएं। यह विचार हमें सिखाता है कि हमें प्रतिस्पर्धा से बचना चाहिए और एक एकाधिकार बनाना चाहिए। अगर आप कुछ अनोखा बनाते हैं जो 10 गुना बेहतर हो तो आप मार्केट पर राज कर सकते हैं। छोटे से शुरू करें, एक छोटे मार्केट में मास्टर बने और फिर धीरे धीरे बड़ा करें। एक एकाधिकार आपको ज्यादा मुनाफा, ज्यादा कंट्रोल और लंबे समय तक टिकने की ताकत देता है। थिल कहते हैं, प्रतिस्पर्धा हारा हुआ लोगों के लिए है, सफल लोग एकाधिकार बनाते हैं। अब जब हमने एक एकाधिकार बनाना सीख लिया है तो क्या होगा अगर हम सही समय पर सही टीम के साथ एक स्टार्टअप शुरू करें। अगले अध्याय में थिल हमें बताएंगे कि कैसे सही समय और सही लोग आपकी कंपनी को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह रहस्य क्या है? 0 to 1, 0 to 1 किताब का तीसरा मुख्य विचार, जो ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट, सभी खुशहाल कंपनियां अलग होती हैं, और द आइडियोलॉजी ऑफ कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा की विचारधारा, जैसे अध्यायों से प्रेरित है, सही समय और सही टीम का महत्व पर केंद्रित है। इस विचार में पीटर थिल हमें सिखाते हैं कि एक सफल स्टार्टअप के लिए सही समय पर सही आइडिया लाना और एक मजबूत टीम बनाना कितना जरूरी है। मुख्य विचार 3, सही समय और सही टीम का महत्व। सही समय, सही मौके को पहचाने। पीटर थिल कहते हैं कि एक स्टार्टअप की सफलता में सही समय बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वह बताते हैं कि जब उन्होंने पेपैल शुरू किया तो 1990 के अंत में इंटरनेट बूम अपने चरम पर था। यह वह समय था जब लोग ऑनलाइन खरीदारी शुरू कर रहे थे, लेकिन ऑनलाइन थे, पेमेंट सिस्टम बहुत जटिल और धीमा था। थिल ने इस मौके को पहचाना और पेपैल बनाया, एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को ईमेल के जरिए आसानी से पैसे भेजने देता था। यह सही समय था क्योंकि लोग एक तेज और सुरक्षित पेमेंट सिस्टम की तलाश में थे। थिल कहते हैं कि हमें अपने आसपास के बदलावों पर नजर रखनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि कब एक नया आइडिया लाने का सही समय है। उदाहरण के लिए, आज आप एक इलेक्ट्रिक कार स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो यह सही समय हो सकता है क्योंकि लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं और सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही हैं। गलत समय का जोखिम। थिल चेतावनी देते हैं कि गलत समय पर शुरू करना आपके स्टार्टअप को फेल कर सकता है। वह 2000 के दशक की शुरुआत की .com बबल की बात करते हैं। उस समय बहुत सारी इंटरनेट कंपनियां बनी, लेकिन ज्यादातर फेल हो गईं क्योंकि वे सही समय से पहले या बाद में आईं। उदाहरण के लिए, 1990 के दशक में कई ऑनलाइन पेड स्टोर जैसे pets.com शुरू हुए, लेकिन वे फेल हो गए क्योंकि उस समय लोग ऑनलाइन पेड प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। वहीं आज चूई जैसी कंपनियां सफल हैं क्योंकि अब लोग ऑनलाइन पेड प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए तैयार हैं। थिल कहते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि हमारा आइडिया समय के साथ मेल खाता है या नहीं। सही टीम, एक मिशन में विश्वास। थिल कहते हैं कि सही समय के साथ साथ एक सही टीम बनाना भी उतना ही जरूरी है। वह बताते हैं कि पेपैल की सफलता का एक बड़ा कारण उनकी टीम थी, जिसे बाद में पेपैल माफिया कहा गया। इस टीम में एलन मस्क, रीड हॉफमैन और स्टीव चैन
जैसे लोग शामिल थे, जो बाद में टेस्ला, लिंक्डइन और यूट्यूब जैसी कंपनियां बनाने गए। थील कहते हैं कि एक अच्छी टीम वही होती है जो एक दूसरे के पूरक हों और एक ही मिशन में विश्वास रखें। पेपैल की टीम का मिशन था ऑनलाइन पेमेंट को आसान और सुरक्षित बनाना। यह मिशन इतना मजबूत था कि पूरी टीम ने दिन रात मेहनत की और पेपैल को सफल बनाया। पहले 10 लोग, कंपनी की संस्कृति। थील सलाह देते हैं कि एक स्टार्टअप में पहले 10 लोग सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि वे आपकी कंपनी की संस्कृति, कल्चर बनाते हैं। वह कहते हैं कि आपको ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो न सिर्फ स्किल्ड हों, बल्कि आपके विजन में विश्वास रखते हों। उदाहरण के लिए, पेपैल की शुरुआती टीम में हर व्यक्ति टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का जानकार था और वे सभी इस बात पर सहमत थे कि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को बदलना जरूरी है। थील कहते हैं कि अगर आपकी शुरुआती टीम मजबूत है तो आपकी कंपनी की नींव मजबूत होगी, लेकिन अगर आप गलत लोगों को चुनते हैं तो आपकी कंपनी की संस्कृति कमजोर होगी और वह ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। टीम में एकता और विविधता का संतुलन। थील यह भी बताते हैं कि आपकी टीम में एकता और विविधता का संतुलन होना चाहिए। एकता का मतलब है कि सभी लोग एक ही मिशन में विश्वास करें और विविधता का मतलब है कि हर व्यक्ति कुछ अलग स्किल्स लाए। उदाहरण के लिए, पेपैल की टीम में कुछ लोग टेक्नोलॉजी में माहिर थे, कुछ मार्केटिंग में और शायद फाइनेंस में, लेकिन वे सभी एक ही मिशन के लिए काम कर रहे थे। थील कहते हैं कि अगर आपकी टीम में हर व्यक्ति एक जैसा सोचता है तो आप नए आइडियाज नहीं ला पाएंगे, लेकिन अगर हर व्यक्ति अलग अलग दिशा में सोचता है तो आपकी कंपनी बिखर जाएगी। इसलिए एकता और विविधता का संतुलन जरूरी है। सबक: सही समय और सही लोग चुनें। यह विचार हमें सिखाता है कि एक स्टार्टअप की सफलता के लिए सही समय और सही टीम बहुत जरूरी है। हमें अपने आसपास के बदलावों पर नजर रखनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि कब एक नया आइडिया का सही समय है। साथ ही हमें एक ऐसी टीम बनानी चाहिए जो एक ही मिशन में विश्वास रखे और एक दूसरे की स्किल्स को पूरा करे। थील कहते हैं, सही समय पर सही लोगों के साथ शुरू करें और आपकी कंपनी आसमान छू सकती है। अब जब हमने सही समय और सही टीम का महत्व समझ लिया है, तो क्या होगा अगर हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जो 10 गुना बेहतर हो और दुनिया को बदल दे। अगले विचार में थील हमें टेक्नोलॉजी की शक्ति के बारे में बताएंगे और यह सिखाएंगे कि कैसे नवाचार हमें भविष्य की ओर ले जा सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह रहस्य क्या है? 0 to 1, 0 to 1 किताब का चौथा मुख्य विचार, जो द मैकेनिक्स ऑफ माफिया की कार्य प्रणाली और इफ यू बिल्ड इट विल दे कम, अगर आप बनाएंगे तो क्या वे आएंगे, जैसे अध्यायों से प्रेरित है, टेक्नोलॉजी की शक्ति पर केंद्रित है। इस विचार में पीटर थील हमें सिखाते हैं कि असली नवाचार, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी के जरिए ही संभव है और यह हमें 10 गुना बेहतर समाधान दे सकती है। मुख्य विचार 4, टेक्नोलॉजी की शक्ति। टेक्नोलॉजी 0 से 1 की कुंजी। पीटर थील कहते हैं कि असली नवाचार टेक्नोलॉजी के बिना संभव नहीं है। वह बताते हैं कि टेक्नोलॉजी हमें 0 से 1 की यात्रा करने की ताकत देती है, यानी कुछ ऐसा नया बनाना जो पहले कभी न हुआ हो। थील कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का असली मकसद 10% बेहतर करना नहीं है, बल्कि 10 गुना बेहतर करना है। उदाहरण के लिए, एक घोड़ा गाड़ी को 10% तेज करना 1 से n की सोच है। यह सिर्फ मौजूदा चीज में सुधार है, लेकिन एक कार बनाना 0 से n की सोच है, क्योंकि यह एक नया और 10 गुना बेहतर समाधान है। थील कहते हैं कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए जो दुनिया को बदल दे, न कि सिर्फ छोटे मोटे सुधार करे। पेपैल की टेक्नोलॉजी, एक क्रांति। थील अपनी कंपनी पेपैल की कहानी शेयर करते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी ने उसे सफल बनाया। 1990 के अंत में ऑनलाइन पेमेंट एक बड़ी समस्या थी। लोग चेक या मनी ऑर्डर भेजते थे, जो धीमा और असुरक्षित था। थील और उनकी टीम ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो लोगों को ही ईमेल के जरिए पैसे भेजने देती थी। यह उस समय क्रांतिकारी था। यह 10 गुना तेज और सुरक्षित था। पेपैल ने ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया को बदल दिया और बाद में इसे ईबे ने 1 बिलियन में खरीद लिया। थील कहते हैं कि यह टेक्नोलॉजी की शक्ति थी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो 10 गुना बेहतर थी और जिसने एक नया मार्केट बनाया। 10 गुना बेहतर का नियम। थील बताते हैं कि एक सफल स्टार्टअप को 10 गुना बेहतर होना चाहिए, न कि सिर्फ 10% बेहतर। वह कहते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट सिर्फ थोड़ा बेहतर है तो लोग उसे अपनाने के लिए अपनी पुरानी आदतें नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट 10 गुना बेहतर है तो लोग उसे जरूर अपनाएंगे। उदाहरण के लिए,
जब गूगल ने सर्च इंजन बनाया तो वह पहले से मौजूद सर्च इंजनों जैसे याहू से 10 गुना बेहतर था। गूगल के सर्च रिजल्ट्स इतने सटीक और तेज थे कि लोग उसे अपनाने के लिए मजबूर हो गए। थील कहते हैं कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए जो इतनी बेहतर हो कि लोग उसे नजरअंदाज न कर सकें। भविष्य के लिए आशावाद। थील इस विचार में भविष्य के प्रति आशावाद, ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं। वह कहते हैं कि हमें यह विश्वास करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के जरिए हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। वह 1950-60 के दशक के अमेरिका की बात करते हैं, जब लोग चांद पर जाने की योजना बना रहे थे। उस समय लोग टेक्नोलॉजी के प्रति बहुत आशावादी थे। वे मानते थे कि टेक्नोलॉजी से कुछ भी संभव है। थील कहते हैं कि आज हमें फिर से वही आशावाद अपनाना चाहिए। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के जरिए हम पर्यावरण की समस्याओं को हल कर सकते हैं, शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं और लोगों की जिंदगी को आसान बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी और एकाधिकार। थील यह भी बताते हैं कि टेक्नोलॉजी एक एकाधिकार मोनोपोली बनाने में मदद करती है। अगर आपकी टेक्नोलॉजी इतनी अनोखी और बेहतर है कि कोई और उसे कॉपी नहीं कर सकता, तो आप मार्केट पर राज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एप्पल ने आईफोन बनाकर स्मार्टफोन मार्केट में एक एकाधिकार बनाया। आईफोन की टेक्नोलॉजी, जैसे उसका टच स्क्रीन और ऑपरेटिंग सिस्टम, इतनी अनोखी थी कि बाकी कंपनियां सालों तक उसका मुकाबला नहीं कर पाईं। थील कहते हैं कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए जो हमें प्रतिस्पर्धा से इतना आगे ले जाए कि कोई और हम तक न पहुंच सके। सबक: 10 गुना बेहतर बने। यह विचार हमें सिखाता है कि टेक्नोलॉजी नवाचार की रीढ़ है। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए जो 10 गुना बेहतर हो, न कि सिर्फ थोड़ा बेहतर। हमें भविष्य के प्रति आशावादी होना चाहिए और यह विश्वास करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के जरिए हम दुनिया को बदल सकते हैं। थील कहते हैं, टेक्नोलॉजी वह जादू है जो हमें 0 से 1 की यात्रा कराती है। उसका इस्तेमाल करें और कुछ ऐसा बनाएं जो दुनिया को हिला दे। अब जब हमने टेक्नोलॉजी की शक्ति को समझ लिया है, तो क्या होगा अगर हम एक शानदार प्रोडक्ट बनाएं, लेकिन उसे सही लोगों तक न पहुंचा पाएं? अगले विचार में थील हमें सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन की अहमियत के बारे में बताएंगे और सिखाएंगे कि कैसे एक अच्छा प्रोडक्ट बेचना भी उतना ही जरूरी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह रहस्य क्या है? 0 to 1 किताब का 5वां मुख्य विचार, जो इफ यू बिल्ड इट विल दे कम। अगर आप बनाएंगे तो क्या वे आएंगे? आई अध्याय से प्रेरित है, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन की अहमियत पर केंद्रित है। इस विचार में पीटर थील हमें सिखाते हैं कि एक शानदार प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है, उसे सही लोगों तक पहुंचाना और बेचना भी उतना ही जरूरी है। मुख्य विचार 5, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन की अहमियत। शानदार प्रोडक्ट काफी नहीं। पीटर थील इस विचार की शुरुआत एक कड़वे सच के साथ करते हैं। एक शानदार प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है। अगर आप उसे बेच नहीं सकते तो वह बेकार है। वह कहते हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण पर ध्यान नहीं देते। थील एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपने एक शानदार इलेक्ट्रिक कार बनाई, लेकिन आपके पास उसे बेचने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई डीलरशिप नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं, कोई ऑनलाइन स्टोर नहीं। ऐसी स्थिति में आपकी कार कितनी भी अच्छी क्यों न हो, लोग उसे खरीद नहीं पाएंगे। थील कहते हैं कि हमें यह समझना होगा कि एक अच्छा प्रोडक्ट अपने आप नहीं बिकता। हमें उसे सही लोगों तक पहुंचाने और बेचने की कला सीखनी होगी। पेपैल की सेल्स स्ट्रेटजी। थील अपनी कंपनी पेपैल की कहानी शेयर करते हैं कि कैसे सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन ने उसे सफल बनाया। जब पेपैल शुरू हुआ तो उसने ईबे के पावर सेलर्स, जो लोग ईबे पर बहुत सारी चीजें बेचते थे, को टारगेट किया। लेकिन पेपैल को यह समझ आया कि सिर्फ प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है, उन्हें लोगों को इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना होगा। पेपैल ने एक चालाकी भरी स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने नए यूजर्स को साइन अप करने के लिए $10 का बोनस देना शुरू किया। इससे लोग पेपैल को आजमाने के लिए प्रेरित हुए और जल्द ही ईबे पर ज्यादातर सेलर्स और बायर्स पेपैल का इस्तेमाल करने लगे। यह एक शानदार डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी थी। पेपैल ने अपने प्रोडक्ट को सही लोगों तक पहुंचाया और उसे वायरल बना दिया। थील कहते हैं कि हमें भी ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक ले जाए। सेल्स एक छुपा हुआ कौशल। थील बताते हैं कि ज्यादातर टेक लोग सेल्स को कम आंकते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा है तो उसे सेल्स की जरूरत नहीं है। लेकिन थील कहते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि उसे सेल्स की जरूरत नहीं, तो आपको सेल्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। वह एक उदाहरण देते हैं। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें शानदार हैं।
लेकिन टेस्ला की सफलता का एक बड़ा कारण उसकी सेल्स स्ट्रैटेजी है। टेस्ला ने पारंपरिक डीलरशिप मॉडल को छोड़कर अपने शोरूम बनाए और सीधे कस्टमर्स को बेचना शुरू किया। साथ ही एलन मस्क ने टेस्ला को एक स्टेटस सिंबल बनाया, जिससे लोग इसे खरीदने के लिए उत्साहित हुए। थील कहते हैं कि सेल्स एक छुपा हुआ कौशल है और हमें इसे सीखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग तरीके। थील बताते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के कई तरीके हो सकते हैं और हमें अपने प्रोडक्ट के हिसाब से सही तरीका चुनना चाहिए। वह कुछ मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स की बात करते हैं। वायरल मार्केटिंग, जैसे पेपैल ने $10 बोनस देकर अपने यूजर्स को बढ़ाया। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि लोग इसे अपने दोस्तों को रिकमेंड करें, तो यह बहुत तेजी से फैल सकता है। डायरेक्ट सेल्स, जैसे टेस्ला ने अपने शोरूम बनाकर सीधे कस्टमर्स को बेचा। यह तरीका तब अच्छा है जब आपका प्रोडक्ट महंगा हो और उसे समझाने की जरूरत हो। ऑनलाइन मार्केटिंग, आज के समय में सोशल मीडिया और ऑनलाइन एड्स के जरिए अपने प्रोडक्ट को सही लोगों तक पहुंचाना आसान है। उदाहरण के लिए ड्रॉप शिपिंग कंपनियां इंस्टाग्राम और फेसबुक एड्स के जरिए अपने प्रोडक्ट बेचती हैं। थील कहते हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट और ऑडियंस के हिसाब से सही डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी चुननी चाहिए। नेटवर्क इफेक्ट का फायदा। थील यह भी बताते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में नेटवर्क इफेक्ट बहुत मदद करता है। नेटवर्क इफेक्ट का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट जितने ज्यादा लोग इस्तेमाल करें, उतना ही वह लोगों के लिए जरूरी बन जाता है। उदाहरण के लिए पेपैल का नेटवर्क इफेक्ट तब काम आया जब ईबे पर ज्यादातर सेलर्स और बायर्स पेपैल का इस्तेमाल करने लगे। अगर आप एक बायर हैं और आप देखते हैं कि ज्यादातर सेलर्स पेपैल स्वीकार करते हैं, तो आप भी पेपैल का इस्तेमाल करेंगे। थील कहते हैं कि हमें ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जो नेटवर्क इफेक्ट को बढ़ाए, ताकि हमारा प्रोडक्ट अपने आप फैलने लगे। सबक, बेचना सीखें, फैलाना सीखें। यह विचार हमें सिखाता है कि एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है, हमें उसे सही लोगों तक पहुंचाना और बेचना भी आना चाहिए। हमें सेल्स को एक जरूरी कौशल के रूप में देखना चाहिए और अपने प्रोडक्ट के लिए सही डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। थील कहते हैं, सबसे अच्छा प्रोडक्ट वही है जो बिकता है और उसे बेचने के लिए आपको सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन की कला सीखनी होगी। उत्सुकता जगाने वाला सवाल। अब जब हमने सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन की अहमियत समझ ली है, तो क्या होगा अगर हम अपने स्टार्टअप को लंबे समय तक टिकने वाला बनाएं? अगले विचार में थील हमें दीर्घकालिक सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग के बारे में बताएंगे और सिखाएंगे कि कैसे 10-20 साल आगे की सोच हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह रहस्य क्या है? 0 to 1 किताब का छठा मुख्य विचार, जो यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट, आप लॉटरी टिकट नहीं हैं, और फॉलो द मनी, पैसे का पीछा करें, जैसे अध्यायों से प्रेरित है। दीर्घकालिक सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर केंद्रित है। इस विचार में पीटर थील हमें सिखाते हैं कि एक सफल स्टार्टअप को अल्पकालिक मुनाफे के बजाय 10-20 साल आगे की सोच के साथ बनाना चाहिए। मुख्य विचार 6, दीर्घकालिक सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, अल्पकालिक सोच का खतरा। पीटर थील इस विचार की शुरुआत एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ करते हैं, क्या आपकी कंपनी अगले 10 साल तक टिकेगी? वह कहते हैं कि ज्यादातर लोग और कंपनियां अल्पकालिक शॉर्ट टर्म मुनाफे के बारे में सोचती हैं। वे अगले तिमाही या अगले साल के नतीजों पर ध्यान देती हैं। लेकिन थील का मानना है कि यह सोच खतरनाक है। अल्पकालिक सोच आपको छोटे मोटे फायदों तक सीमित कर देती है और आपकी कंपनी लंबे समय तक नहीं टिक पाती। उदाहरण के लिए 2000 के दशक की शुरुआत में कई .com कंपनियां बनी जो जल्दी से मुनाफा कमाना चाहती थी, लेकिन जब .com बबल फटा तो ज्यादातर कंपनियां खत्म हो गईं, क्योंकि उनके पास दीर्घकालिक योजना नहीं थी। थील कहते हैं कि हमें ऐसी कंपनी बनानी चाहिए जो लंबे समय तक टिके और बढ़े। पेपैल की दीर्घकालिक सोच। थील अपनी कंपनी पेपैल की कहानी शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने दीर्घकालिक सोच अपनाई। जब पेपैल शुरू हुआ तो उसका मकसद सिर्फ एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनाना नहीं था। थील और उनकी टीम का विजन था कि पेपैल एक दिन पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को बदल सकता है। उन्होंने पेपैल को एक ऐसी नींव पर बनाया जो लंबे समय तक टिक सके। उदाहरण के लिए उन्होंने सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी, बढ़ने की क्षमता पर बहुत ध्यान दिया ताकि पेपैल ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को हैंडल कर सके। उनकी दीर्घकालिक सोच का नतीजा यह हुआ कि पेपैल न सिर्फ ईबे पर लोकप्रिय हुआ, बल्कि बाद में इसे 1.7 बिलियन में बेचा गया और आज भी यह एक सफल कंपनी है। थील कहते हैं कि हमें अपने स्टार्टअप को एक ऐसी नींव पर बनाना चाहिए जो 10-20 साल तक टिके। दीर्घकालिक सोच के फायदे।
थील बताते हैं कि दीर्घकालिक सोच के कई फायदे हैं। स्थिरता। अगर आप 10-20 साल आगे की सोचते हैं तो आपकी कंपनी छोटे मोटे उतार चढ़ाव से नहीं डगमगाएगी। ज्यादा मुनाफा। दीर्घकालिक सोच आपको एक एकाधिकार मोनोपोली बनाने में मदद करती है, जिससे आप लंबे समय तक ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। नवाचार। जब आप लंबे समय के लिए सोचते हैं तो आप ऐसी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स पर काम करते हैं जो भविष्य को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए अमेज़न के जेफ बेजोस ने दीर्घकालिक सोच अपनाई। 1990 के दशक में जब अमेज़न सिर्फ किताबें बेचता था तो बेजोस ने कहा कि वह इसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे। उन्होंने शुरुआती सालों में मुनाफे की बजाय ग्रोथ पर ध्यान दिया और आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। थील कहते हैं कि हमें भी बेजोस की तरह दीर्घकालिक सोच अपनानी चाहिए। भविष्य की समस्याओं को हल करें। थील सलाह देते हैं कि हमें भविष्य की समस्याओं को अभी से हल करने की सोचनी चाहिए। वह कहते हैं कि हमें यह सवाल पूछना चाहिए, 10 साल बाद दुनिया को किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और हम उन्हें अभी कैसे हल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारें बनाना शुरू किया तो उसने भविष्य की एक बड़ी समस्या को हल करने की कोशिश की, जलवायु परिवर्तन और जीवाश्म ईंधन की कमी। टेस्ला ने 2000 के दशक में इलेक्ट्रिक कारों पर काम शुरू किया, जब ज्यादातर लोग इसकी जरूरत को नहीं समझते थे। लेकिन आज जब पर्यावरण की चिंता बढ़ रही है, टेस्ला मार्केट लीडर बन गया है। थील कहते हैं कि हमें भविष्य की समस्याओं को अभी से देखना चाहिए और उनके समाधान पर काम करना चाहिए। दीर्घकालिक सोच और एकाधिकार। थील यह भी बताते हैं कि दीर्घकालिक सोच एक एकाधिकार बनाने में मदद करती है। अगर आप 10-20 साल आगे की सोचते हैं तो आप ऐसी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो इतने अनोखे हों कि कोई और उनका मुकाबला न कर सके। उदाहरण के लिए गूगल ने सर्च इंजन बनाया, लेकिन उसने दीर्घकालिक सोच के साथ उसे लगातार बेहतर किया, जैसे गूगल मैप्स, जीमेल और यूट्यूब जैसी सर्विसेज जोड़कर। आज गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है, बल्कि एक ऐसा एकाधिकार है जो कई मार्केट्स में राज करता है। थील कहते हैं कि दीर्घकालिक सोच हमें ऐसी नींव बनाने में मदद करती है जो हमें लंबे समय तक मार्केट में नंबर 8 बनाए रखे। सबक। 10-20 साल आगे सोचें। यह विचार हमें सिखाता है कि हमें अल्पकालिक मुनाफे के बजाय दीर्घकालिक सोच अपनानी चाहिए। हमें यह सवाल पूछना चाहिए कि हमारी कंपनी अगले 10-20 साल में कहाँ होगी। हमें भविष्य की भी समस्याओं को अभी से हल करने की कोशिश करनी चाहिए और एक ऐसी नींव बनानी चाहिए जो लंबे समय तक टिके। थील कहते हैं, सफल कंपनियां वे होती हैं जो भविष्य को बनाती हैं और इसके लिए आपको 10-20 साल आगे की सोच की जरूरत है। उत्सुकता जगाने वाला सवाल। अब जब हमने दीर्घकालिक सोच की ताकत समझ ली है, तो क्या होगा अगर हम कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढें जो हमारी स्टार्टअप को सफलता की गारंटी दे सकें? अगले विचार में थील हमें 7 ऐसे सवाल बताएंगे जो हर स्टार्टअप को खुद से पूछने चाहिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि वे सवाल क्या हैं? 0 to 1 किताब का 7वां और अंतिम मुख्य विचार, जो द कंट्रेरियन क्वेश्चन विपरीत सवाल और द पावर लॉ जैसे अध्यायों से प्रेरित है, सवाल जो भविष्य बनाते हैं पर केंद्रित है। इस विचार में पीटर थील हमें 7 ऐसे सवाल बताते हैं जो हर स्टार्टअप को खुद से पूछने चाहिए ताकि वह भविष्य में सफल हो सके। मुख्य विचार। 7 सवाल जो भविष्य बनाते हैं। 7 सवाल सफलता की कुंजी। पीटर थील इस अंतिम विचार में 7 ऐसे सवाल पेश करते हैं जो हर स्टार्टअप को खुद से पूछने चाहिए। वह कहते हैं कि अगर आप इन सवालों का जवाब हाँ में दे सकते हैं तो आपकी स्टार्टअप सफल होने की राह पर है। ये सवाल हमें यह सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि हमारा आइडिया कितना मजबूत है और क्या ये भविष्य में टिक सकता है। थील कहते हैं कि ये सवाल न सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए हैं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो कुछ नया करना चाहता है। आइए इन 7 सवालों को विस्तार से समझें और देखें कि ये हमें कैसे भविष्य बनाने में मदद करते हैं। 1 इंजीनियरिंग का सवाल। क्या आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जो 10 गुना बेहतर हो? थील कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ थोड़ा बेहतर नहीं होना चाहिए, वह 10 गुना बेहतर होना चाहिए। उदाहरण के लिए जब गूगल ने सर्च इंजन बनाया तो वह पहले से मौजूद सर्च इंजनों जैसे याहू से 10 गुना बेहतर था। गूगल के सर्च रिजल्ट्स इतने सटीक और तेज थे कि लोग उसे अपनाने के लिए मजबूर हो गए। थील कहते हैं कि हमें यह सवाल पूछना चाहिए, क्या हमारा प्रोडक्ट इतना बेहतर है कि लोग अपनी पुरानी आदतें बदल लें? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। 2 समय का सवाल।
क्या यह सही समय है? थील बताते हैं कि सही समय पर सही आइडिया लाना बहुत जरूरी है। जब उन्होंने पेपैल शुरू किया तो 1990 के अंत में इंटरनेट बूम चल रहा था। यह सही समय था क्योंकि लोग ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की तलाश में थे। लेकिन अगर आप गलत समय पर आइडिया लाते हैं तो आप फेल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 1990 के दशक में कई ऑनलाइन पेड स्टोर जैसे pets.com फेल हो गए क्योंकि उस समय लोग ऑनलाइन पेड प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। थील कहते हैं कि हमें यह सवाल पूछना चाहिए, क्या हमारा आइडिया आज के समय के साथ मेल खाता है? 3. एकाधिकार का सवाल। क्या आप एक छोटे मार्केट में पहले नंबर पर हैं? थील सलाह देते हैं कि हमें पहले एक छोटे मार्केट में मास्टर बनना चाहिए। जब पेपैल शुरू हुआ तो उसने ईबे के पावर सेलर्स को टारगेट किया। यह एक छोटा मार्केट था, लेकिन पेपैल ने उसमें मास्टर बनकर अपनी जगह बनाई। थील कहते हैं कि हमें यह सवाल पूछना चाहिए, क्या हम एक छोटे मार्केट में नंबर 1 हैं? अगर जवाब हाँ है तो आप उस मार्केट से धीरे धीरे बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हर किसी को टारगेट करते हैं तो आप प्रतिस्पर्धा में फंस जाएंगे। 4. टीम का सवाल। क्या आपके पास सही लोग हैं? थील कहते हैं कि एक मजबूत टीम के बिना कोई स्टार्टअप सफल नहीं हो सकता। पेपैल की शुरुआती टीम, जिसे पेपैल माफिया कहा जाता है, में एलन मस्क, रीड हॉफमैन और स्टीव चेन जैसे लोग थे। ये लोग एक दूसरे के पूरक थे और एक संदिग्ध थे ही मिशन में विश्वास रखते थे। थील कहते हैं कि हमें यह सवाल पूछना चाहिए, क्या हमारी टीम में एकता और विविधता का संतुलन है? अगर आपकी टीम एक ही मिशन के लिए काम करती है और हर व्यक्ति कुछ अनोखा लाता है तो आपकी कंपनी की नींव मजबूत होगी। 5. डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल। क्या आपके पास प्रोडक्ट बेचने का सिस्टम है? थील बताते हैं कि एक शानदार प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है, आपको उसे बेचना भी आना चाहिए। पेपैल ने $10 बोनस देकर अपने यूजर्स को बढ़ाया और टेस्ला ने अपने शोरूम बनाकर सीधे कस्टमर्स को बेचा। थील कहते हैं कि हमें यह सवाल पूछना चाहिए, क्या हमारे पास एक मजबूत सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है? अगर जवाब हाँ है तो आपका प्रोडक्ट सही लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है तो आपका प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा। 6. टिकाऊपन का सवाल। क्या आपकी कंपनी अगले 10 साल तक टिकेगी? थील दीर्घकालिक सोच की बात करते हैं। वह कहते हैं कि हमें यह सवाल पूछना चाहिए, क्या हमारी कंपनी अगले 10 साल तक टिकेगी? उदाहरण के लिए गूगल ने सर्च इंजन बनाया, लेकिन उसे लगातार बेहतर करके, जैसे गूगल मैप्स, जीमेल और यूट्यूब जोड़कर, उसने खुद को लंबे समय तक टिकने वाला बनाया। थील कहते हैं कि हमें ऐसी नींव बनानी चाहिए जो लंबे समय तक टिके और प्रतिस्पर्धा से बचे। 7. रहस्य का सवाल। क्या आपने ऐसा कुछ खोजा है जो दूसरों को नहीं पता? थील इस विचार को पहले अध्याय से जोड़ते हैं, जहां उन्होंने पूछा था, आपके पास ऐसा कौन सा सच है जिसे बहुत कम लोग मानते हैं? वह कहते हैं कि हमें यह सवाल पूछना चाहिए, क्या हमने ऐसा कुछ खोजा है जो दूसरों को नहीं पता? उदाहरण के लिए जब टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारें बनाना शुरू किया तो उसने एक रहस्य खोजा कि लोग हाई एंड इलेक्ट्रिक कारों के लिए तैयार हैं। थील कहते हैं कि असली नवाचार तब होता है जब आप कुछ ऐसा खोजते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते। किताब का अंतिम संदेश। थील इस किताब को एक प्रेरणादायक संदेश के साथ खत्म करते हैं। सबसे मूल्यवान कंपनियां वे होती हैं जो भविष्य बनाती हैं। वह कहते हैं कि हमें 0 से 1 की सोच अपनानी चाहिए, कुछ ऐसा नया बनाना जो पहले कभी न हुआ हो। ये 7 सवाल हमें यह सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि हमारा आइडिया कितना मजबूत है और क्या यह भविष्य में टिक सकता है। थील हमें प्रेरित करते हैं कि हम कुछ अनोखा बनाएं, सही समय और सही टीम चुनें, टेक्नोलॉजी की शक्ति का इस्तेमाल करें, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान दें और दीर्घकालिक सोच अपनाएं। वह कहते हैं कि दुनिया में अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन्हें हल करना बाकी है। हमें साहस करना होगा और भविष्य को अपने हाथों से बनाना होगा। दर्शकों के लिए सुझाव। इस किताब की जानकारी को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? यह किताब हमें नवाचार और स्टार्टअप की कला सिखाती है और इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करके आप भी भविष्य बना सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव हैं। अनोखा सोचें, अपने आसपास ऐसी समस्याएं ढूंढें जो अभी तक हल नहीं हुई हैं। यह सवाल पूछें, मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ जो 10 गुना बेहतर हो? उदाहरण के लिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जो आपके कॉलेज में पहले कभी न हुआ हो। सही समय का इंतजार करें, अपने आइडिया को लाने से पहले यह देखें कि क्या यह सही समय है। उदाहरण के लिए,
अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो देखें कि क्या लोग आपके प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदने के लिए तैयार हैं। छोटे से शुरू करें, एक छोटे मार्केट को टारगेट करें और उसमें मास्टर बने। उदाहरण के लिए, अगर आप एक फूड स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो पहले अपने शहर के एक छोटे इलाके में फोकस करें। मजबूत टीम बनाएं, ऐसे लोगों को चुनें जो आपके विजन में विश्वास रखते हों। अगर आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो अपनी टीम में ऐसे लोग लाएं जो एक दूसरे के पूरक हों, जैसे एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, एक मार्केटिंग एक्सपर्ट और एक फाइनेंस एक्सपर्ट। सेल्स और मार्केटिंग सीखें, अपने प्रोडक्ट को सही लोगों तक पहुंचाने के लिए सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी बनाएं। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें या अपने प्रोडक्ट को वायरल बनाने के लिए ऑफर दें। दीर्घकालिक सोचें, यह सवाल पूछें, मेरा बिजनेस अगले 10 साल में कहां होगा? भविष्य की समस्याओं को अभी से हल करने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक टेक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जो भविष्य में जरूरी हो। साहस करें, थील के साथ सवालों का जवाब दें और अपने आइडिया को टेस्ट करें। अगर आपके जवाब ज्यादातर हाँ हैं, तो अपने आइडिया पर काम शुरू करें। साहस करें और कुछ नया बनाएं। अंतिम प्रेरणा, यह किताब हमें सिखाती है कि भविष्य को बनाने के लिए साहस, नवाचार और दीर्घकालिक सोच की जरूरत है। आज से ही जीरो से ओन की सोच अपनाएं, कुछ अनोखा बनाएं, सही समय और सही टीम चुनें, टेक्नोलॉजी की शक्ति का इस्तेमाल करें, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान दें और 10-20 साल आगे की सोचें। थील का यह संदेश याद रखें, सबसे मूल्यवान कंपनियां वे होती हैं जो भविष्य बनाती हैं। तो आज से ही वह पहला कदम उठाएं और अपनी जिंदगी को बदलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे प्रेरणादायक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी नवाचार और स्टार्टअप की कला सीख सकें। आपके विचार हमारे लिए कीमती हैं। कमेंट्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप 0 से 1 की सोच को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे।